हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की ईवीएस की क्लास में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ साथ फिर मैंने पर्यावरण प्रदूषण का जो पहला प्रकार है यानी वायु प्रदूषण, उसके बारे में अध्ययन करा दिया था। आज की क्लास में हम लोगों को बाकी बचे हुए 4 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, जिसमें जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है ये बचा हुआ था। तो इसका अध्ययन आज की क्लास में हम लोग को करना है। चलिए आइए देखते हैं कि एक एक करके कि किस प्रकार से ये जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है और इसके होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में पढ़ लेते हैं जल प्रदूषण के बारे में, यानी वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, तो देखिए, जब नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत जल या समुद्र में हानिकारक रसायन, जीवाणु, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट या अन्य प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है और वह पीने या उपयोग करने के योग्य नहीं रह जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। यानी किसी भी प्रकार के जलीय स्रोत में जब हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो यह जल इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, हानिकारक हो जाता है, जिसको पीने से लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण। अब देखिए, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, यानी अपने देश में जल प्रदूषित कैसे होता है। तो पहला देखिए कारण क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट, यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला जल निकलता है वो जो है पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। ये पानी नदियों को, तालाबों को प्रदूषित कर देता है। देखिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला रसायन है बिना शुद्ध किए नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, कानपुर में चमड़ा उद्योग का अपशिष्ट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गंगा नदी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। उसके अलावा देखिए, दूसरा कारण क्या है, घरेलू मलमूत्र और नालियों का पानी, यानी जो घरेलू मलमूत्र या नालियों का जो पानी होता है वो सीवेज के माध्यम से नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से जो नदियों का पानी वो प्रदूषित हो जाता है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट न होने के कारण गंदा पानी सीधे नदियों में जाता है और ये पानी को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद फिर देखिए, कृषि अपशिष्ट, यानी एग्रीकल्चर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो ये सभी पदार्थ भी जाकर पानी में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे देखिए, खेतों में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक बरसात के पानी से बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं और ये फिर उस पानी के स्रोत को प्रदूषित कर देते हैं। फिर देखिए, धार्मिक कारण भी है। अपने देश में देखिए, विभिन्न प्रकार के त्योहारों में मूर्तियों वगैरह को बहाया जाता है नदियों में, जल स्रोतों में, जिसके साथ साथ देखिए फल, फूल, राख इत्यादि को भी जो है पानी में विसर्जित किया जाता है मूर्तियों के साथ, जिसकी वजह से भी पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां जब बनाई जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल का रंग का उपयोग करके उनको पेंट किया जाता है और ये जब पानी में फेंका जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत से जीव जंतु मर भी जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, अपने देश में हरिद्वार में, वाराणसी में बहुत ज्यादा पूजा सामग्री देखेंगे आप लोग को नदी में बहता हुआ दिखता है। इसके बाद फिर देखिए, अगला जो कारण है प्लास्टिक और ठोस कचरा, यानी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से बने थैलियों को, सामानों को लोग पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। जैसे देखिए, प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और अन्य अपशिष्ट जो है नदियों और झीलों में फेंकने की वजह से उनके पानी को प्रदूषित कर देते हैं। अब देखिए, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, जल प्रदूषित हो जाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, प्रदूषित जल से डायरिया हो सकती है,
उल्टी हो सकती है, टाइफाइड होती है, डिप्थीरिया होती है, हेपेटाइटिस होती है, किडनी को नुकसान पहुंचता है, तंत्रिका तंत्र में समस्या हो जाती है और पीलिया तथा त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसमें फिर देखिए, अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वह देखिए भूमिगत जल को सर्वाधिक दूषित कर देगा। इससे जो युक्त जल का उपयोग करने से चर्म रोग हो जाएगा, ब्लैकफुट हो जाएगा। आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्र इस समय अपने देश में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद फिर देखिए, पानी में मरकरी यानी पारा की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, सूक्ष्म जीविक प्रक्रियाओं के कारण जल में मिला पारा जो है अत्यंत हानिकारक मिथाइल पारे में परिवर्तित हो जाता है और पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों में ड्रॉप्सी रोग हो जाता है, यानी यह मछलियों को प्रभावित करता है। उसके अलावा फिर देखिए, जब ड्रॉप्सी रोग वाली मछलियों को मनुष्य खाता है तो मनुष्य को मिनी माता नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा देखिए, इससे अंगों, होठ, जीभ आदि में शून्यता हो जाती है, बहरापन हो सकता है, आंखों में धुंधलापन हो सकता है तथा मस्तिष्क जो है असंतुलित हो जाता है। उसके अलावा फिर देखिए, अगर पानी में कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इससे देखिए इटाई रोग हो जाता है। इसके अलावा यकृत तथा फेफड़ों का कैंसर भी होता है। इसके अलावा फिर देखिए, पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से नाइट्रेट प्रदूषित जल से छोटे बच्चों में देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथोमोग्लोबिनोमिया हो जाता है। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके तहत देखिए, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन संचरण को कम कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कुछ समय के बाद उस प्रभावित व्यक्ति की, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर देखिए, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से जो है स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से दांत और हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने के बाद फिर वो बहुत दर्द करते हैं, दांत टूट जाते हैं। फिर देखिए, सीसा लेड की अधिकता से क्या होता है, एनीमिया होती है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, मसूड़ों में नीलापन हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं सीसा या लेड की वजह से होती है पानी में अगर होता है। इसके अलावा फिर देखिए, एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस के रेशे युक्त जल से एस्बेस्टोसिस यानी फेफड़े के कैंसर का एक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, विभिन्न प्रकार के ये प्रदूषक हैं जो पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं। अब देखिए, भारत में जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। भारत में जल प्रदूषित हो जाने से क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला देखिए, मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूषित जल से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी से बड़ी आबादी बीमार होती है। इसके अलावा देखिए, जल जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जलीय जीव जंतु जैसे मछलियां, केकड़े मर जाते हैं और जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बाद फिर देखिए, भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपशिष्ट मिट्टी से होकर भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा देखिए, इससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। साफ जल की कमी से कृषि, उद्योग और पर्यटन प्रभावित होता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए, गंगा नदी से रिलेटेड, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और यह नदी इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो यह एक जल प्रदूषण का सबसे बेहतर उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि शहरों का जो गंदा पानी होता है, शवों का विसर्जन और फैक्ट्रियों का रसायन इस नदी में छोड़ा जाता है। अब सरकार के द्वारा इस पर धीरे धीरे नियंत्रण लगाया जा रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक ये जो है जल प्रदूषित होना बंद नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फिर देखिए, यमुना नदी में भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। यमुना का 70% से अधिक हिस्सा दिल्ली के पास प्रत्यक्ष सीवेज से प्रदूषित हो चुका है, यानी प्रत्यक्ष रूप से सीवेज का पानी यमुना में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसका 70% हिस्सा जो है प्रदूषित हो गया है। उसके बाद फिर देखिए, हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के घरेलू अपशिष्ट और धार्मिक विसर्जन की वजह से यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। अब देखिए, सरकार के स्तर पे किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं। देखिए, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई गई थी 2014 में, लेकिन इस योजना के चलाए जाने के बावजूद भी पूरी तरह से गंगा को अभी साफ नहीं किया जा सका है। इस पे सरकार को बहुत बेहतर तरीके से कार्य करने की जरूरत है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा देखभाल भी करनी होगी।
इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाया गया था। यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शुद्धिकरण और जल संरक्षण अभियान के तौर पर चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में जितने भी जल स्रोत हैं उनको प्रदूषण से बचाना है। तो देखिए भारत में जल प्रदूषण जो है एक बढ़ती हुई समस्या है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को भी खतरे में डालती है। इसके समाधान के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। यानी सरकार ही हर प्रयास नहीं करेगी बल्कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम अपने द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को पानी में न फेंकें, उनको गंदा न करें, मूर्तियों का विसर्जन पानी में न करें। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा, तब जाके पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण है, यानी नॉइज पॉल्यूशन। ये देखिए क्या होता है, जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा 60 से 65 डेसिबल से अधिक हो जाता है और यह मानव या जीव जंतुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यानी ध्वनि की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 60 से 65 डेसिबल, यानी इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जो रहेगी उसको सुनने से हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा की जब आवाज़ रहेगी तब ये हमारे शरीर पर या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, तो पहला देखिए क्या है, भारत में ध्वनि प्रदूषण का कारण वाहनों का शोर। विभिन्न प्रकार के गाड़ियों के हॉर्न के वजह से, उनके शोर शराबे की वजह से देखिए ध्वनि प्रदूषण, जैसे देखिए कार, बस, ट्रक, ऑटो, बाइक के हॉर्न, इंजन की आवाज़ इत्यादि की वजह से ध्वनि प्रदूषित होती है। इसका उदाहरण देखिए भारत के जितने भी मेट्रो सिटी हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत अधिक शोर होता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर देखिए निर्माण कार्यों में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे बिल्डिंग जहाँ बनती है, रोड, ब्रिज आदि के निर्माण में, वहाँ पर भारी मशीनों के काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जिसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके अलावा फिर देखिए धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए मंदिरों में, मस्जिदों में लाउड स्पीकर वगैरह बजाए जाते हैं, शादियों में, बारातों वगैरह में डीजे बजाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। इसका उदाहरण देखिए विभिन्न प्रकार के त्योहारों में जब विसर्जन किया जाता है, जैसे देखिए गणेश विसर्जन या दुर्गा पूजा विसर्जन के समय बहुत तेजी से म्यूजिक बजाए जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद फिर देखिए उद्योग धंधों में जो मशीनें, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो यंत्र लगे होते हैं उसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए फैक्ट्री में मशीनें, जनरेटर, कंप्रेसर इत्यादि की बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की वजह से भी प्रदूषण फैलता है। उसके अलावा देखिए पटाखे और म्यूजिक सिस्टम बजाने से भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों में, पार्टियों में, कार्यक्रमों में लोग डीजे और पटाखों का उपयोग करते हैं और इनकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषित होती है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण का क्या नुकसान होता है। तो स्वास्थ्य पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होने से सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होता है, नींद में बाधा आती है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। उसके अलावा तनाव भी उत्पन्न होता है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है कि श्रवण शक्ति में कमी हो जाती है, यानी ज़्यादा देर तक इस प्रकार की समस्या रहेगी तो व्यक्ति सुनना बंद कर देगा, यानी उसके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके बाद फिर देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ता है। इससे एकाग्रता में कमी आती है, बेचैनी होती है और मानसिक थकावट महसूस होती है। इसका देखिए जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, समुद्री जीव भ्रमित हो जाते हैं। फिर देखिए शैक्षिक और कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्कूलों और कॉलेजों के पास, ऑफिसों के पास जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके कार्य में बाधा होती है जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है उसकी वजह से। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आप लोग को देखिए बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी जैसे देखिए दिल्ली एनसीआर में यातायात और निर्माण के कारण अत्यधिक शोर होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कई इलाकों में ध्वनि का स्तर देखिए 90 डेसिबल से ऊपर पहुंच जाता है। इसके अलावा देखिए पटना, लुधियाना, कोलकाता जैसे शहरों में त्योहारी मौसम में लाउड स्पीकर और पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा चरम पे रहता है। इसके अलावा देखिए मुंबई में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी बहुत ज़्यादा शोर दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है।
अब देखिए इसके लिए सरकारी प्रयास और नियम क्या बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा किस तरह से प्रयास किया गया है। तो सरकार ने देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया है, जो 2000 में लागू किया गया है। इसके तहत देखिए रिहायशी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो साइलेंट जोन है, जैसे अस्पताल, स्कूल, कोर्ट के पास विशेष नियम बनाए गए हैं, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। देखिए सरकार ने जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियम बनाए हैं, नियमावली जारी की है। इसमें देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए ध्वनि का जो है स्तर अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम हो रहा है तो वहाँ दिन में 75 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात में 70 डेसिबल। उसी प्रकार से देखिए कोई कमर्शियल एरिया है, व्यवसायिक क्षेत्र है, वहाँ देखिए दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए अगर कोई आवासीय क्षेत्र है तो वहाँ दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कोई शांत क्षेत्र है तो वहाँ दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो धीरे धीरे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए नियमों के पालन के साथ साथ नागरिकों को भी जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। यानी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसको भी पालन करना होगा और लोगों को खुद अपने तरफ से पर्सनली जागरूकता फैलानी होगी और खुद इन सब चीज़ों का केयर रखना होगा, तब जाके इनको सही तरीके से नियंत्रित करना संभव होगा। देखिए कुछ ध्वनि स्तर से संबंधित डेसिबल लेवल हैं, देखिए वो क्या क्या है। जैसे देखिए पत्तों की जो सरसराहट होती है उसका जो डेसिबल होता है देखिए 10 से 20 डेसिबल, यानी यह बहुत ही शांत होता है, अत्यंत शांत। उसके बाद देखिए जब हम लोग सामान्य रूप से बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो उसका जो डेसिबल होता है देखिए 50 से 60 के बीच में होता है। यह भी एक तरह का सामान्य माना जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। शहरों में ट्रैफिक के समय देखिए जो 70 से 85 डेसिबल की ध्वनि होती है, ये देखिए जो है मध्यम होती है, यानी लंबे समय तक अगर इस प्रकार से होगा तो ये नुकसानदायक होती है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में देखिए जो शोर होता है वो 80 से 90 डेसिबल के बीच होता है, यह कष्टदायक होता है और तनावपूर्ण होता है। उसी प्रकार से देखिए ट्रेन या मेट्रो के हॉर्न जो है वो 90 से 100 डेसिबल होते हैं, ये बहुत हानिकारक होते हैं, इससे श्रवण क्षमता को जो है नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद देखिए विमान जब टेक ऑफ और टेक ऑन करते हैं तो उनकी आवाज़ देखिए 110 से 140 डेसिबल तक होती है और यह बहुत ही अत्यधिक हानिकारक होता है। इसके अलावा देखिए पटाखे वगैरह फायरवर्क्स के द्वारा देखिए 140 से 160 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है और यह कानों को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या है कि 70 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें लंबे समय तक सुनना कानों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इससे ज़्यादा तेज आवाज़ों को ज़्यादा समय तक देर तक नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा देखिए 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ से श्रवण क्षमता में गिरावट आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा इसी प्रकार के ध्वनि वाले क्षेत्र में रहता है जहाँ 85 डेसिबल से ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उस व्यक्ति को श्रवण क्षमता में नुकसान होगा और उसको मानसिक रूप से कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि तुरंत कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी 120 डेसिबल से ऊंची आवाज़ रहेगी तो कान के पर्दों को तुरंत नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार से देखिए ये सारी चीज़ें जो थी वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित थी। अब देखिए अगला जो प्रदूषण है वो भूमि प्रदूषण है, लैंड पॉल्यूशन। इसमें देखिए क्या होता है कि जब मानव गतिविधियों के कारण भूमि में हानिकारक रसायन, कचरा, प्लास्टिक, भारी धातुएं या अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति, प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए हानिकारक पदार्थों का भूमि में मिल जाकर भूमि को नुकसानदायक बना देना, भूमि की उर्वरता को कम कर देना, भूमि को विषैला बना देना, ये सारी चीज़ें जो है मृदा प्रदूषण के रूप में जानी जाती है। अब देखिए भारत में भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। पहला देखिए घरेलू ठोस कचरा, यानी लोग घरों से जो सामान फेंकते हैं कचरे के रूप में, जैसे देखिए प्लास्टिक, कागज, धातु, बोतलें, टायर इत्यादि कूड़े को खुले में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी
प्रदूषित हो जाती है। इसका उदाहरण देखिए, महानगरों के बाहर कचरे के पहाड़, जैसे दिल्ली का गाजीपुर जो है बहुत बड़ा कचरे का डंप यार्ड है, वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा फेंका गया है, तो वहाँ की आसपास की जो भूमि है इस कचरे की वजह से प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा फिर देखिए, उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल, रसायन, धातुएं और जहरीले अवशेष जो बिना उपचार के जमीन में फेंक दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा देखिए, कृषि से संबंधित रसायन जो है मृदा में चले जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग लोग खेतों में करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये दवाइयाँ मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और मिट्टी को प्रदूषित कर देती हैं। उसके अलावा फिर देखिए, जहाँ खनन का कार्य होता है, जैसे जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को निकाला जाता है, कोयला, लोहा, तांबा, इन सब की वजह से जो वहाँ भूमि क्षरण की समस्या होती है और रासायनिक रिसाव होता है, जिसकी वजह से वहाँ की भूमि प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट फेंका जाता है, खराब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे उपकरणों का अनुचित निपटान लोग ले जाकर कूड़े पे फेंक देते हैं, वहाँ इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा फिर देखिए, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के बाद का कचरा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया जल प्रदूषण में, कि मूर्तियों का विसर्जन, पूजन सामग्री का फेंकना, खुले में खाना परोसना इत्यादि की वजह से भी जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और इससे बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। अब देखिए, भूमि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला क्या होता है कि भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, यानी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन घट जाता है। इसके बाद फिर देखिए, इससे भूजल प्रदूषण होता है, यानी रसायन जो है जमीन में धीरे धीरे रिसते हुए भूमिगत जल में मिल जाते हैं और फिर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे देखिए, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जहरीली मिट्टी के संपर्क में रहने से त्वचा रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है और श्वसन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके द्वारा देखिए, जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। विभिन्न प्रकार के देखिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और अन्य जो है जीव जो है मिट्टी में रहते हैं, तो इनका नाश हो जाता है और उसकी वजह से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली का जो गाजीपुर वाला क्षेत्र है, ये कचरे के पहाड़ के रूप में वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पूरे दिल्ली का कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से देखिए यह सबसे बड़ा लैंडफिल क्षेत्र बन चुका है और जो भूमि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस समय भारत में देखा जा रहा है। इसके अलावा फिर देखिए, लुधियाना पंजाब में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि और भूमिगत जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं। वहाँ पर भी फैक्ट्रियों से जो है रासायनिक पदार्थ, जो पूरे कचरे हैं, सब जमीन में मिट्टी में फेंकी जाती है, जिससे प्रदूषण होता है। उसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए, खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, खादों का उपयोग किया जाता है, जिसके वजह से मिट्टी की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अब देखिए, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें खुले में शौच और ठोस कचरे के प्रबंधन पर ध्यान करने की बात कही गई थी और लोगों के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण किया गया था और कहा गया था कि लोग खुले में शौच न करें, कचरे को खुले में न फेंकें, कचरे का सही तरीके से निपटान करें, उसको रिसाइकल करें, जला दें, मिट्टी में इधर उधर न फेंकें। इसके अलावा फिर देखिए, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। कई राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया गया था। कचरा प्रबंधन नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है 2016 में। नगर पालिका कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा फिर देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जिसकी वजह से लोग रासायनिक खादों का उपयोग न करें। तो देखिए, जो भूमि प्रदूषण है वो केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि यदि भूमि प्रदूषित होगी, मिट्टी प्रदूषित होगी, तो उस प्रदूषित मिट्टी से जो अनाज उपजेगा, उस अनाज का सेवन यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई जीव जंतु कर रहा है, तो उसके ऊपर भी गंभीर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो इसे रोकने के लिए देखिए, नागरिकों की जागरूकता, प्रभावी कानून और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता है। यानी ये एक स्तर से नहीं किया जा सकता, इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा, सरकार के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, और फिर प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए जिससे इसको रोका जा सके। ठीक है, आप देखिए आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है रेडियोधर्मी प्रदूषण।
यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जब पर्यावरण, वायु, जल, मिट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सीजियम आदि की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है और उससे जीवों के स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों का जल में, वायु में, भूमि में मिल जाने की वजह से जो प्रदूषण होता है वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण के जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर देखिए बिजली उत्पादन के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है, इसके प्रयोग से देखिए वहाँ दुर्घटना होती है, रिसाव होने से रेडिएशन फैल सकता है जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, प्राकृतिक स्रोत में कुछ चट्टानों और खनिजों में स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं और ये रेडियोधर्मी तत्व जब वातावरण में मिलते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम का जब खनन किया जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार से प्रदूषण होता है। उसके बाद फिर देखिए, विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षण और हथियारों का इस्तेमाल करने की वजह से जो है वातावरण प्रदूषित होता है और यह भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण का एक उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट की वजह से कैंसर के उपचार, एक्सरे जैसे कार्यों में रेडियोधर्मी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव गैसेज निकलती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं और जो है मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा फिर देखिए, उद्योग और अनुसंधान केंद्रों में जहां रेडियो एक्टिव सामग्री का उपयोग किया जाता है, उनके द्वारा अनुसंधान या उपकरणों में इसका उपयोग करने की वजह से भी वहां पर प्रदूषण फैलता है। अब देखिए, भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण के कुछ उदाहरण देखिए, यानी भारत में इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। इसका देखिए, सबसे पहला उदाहरण है जादूगुड़ा, झारखंड में। जादूगुड़ा में देखिए, भारत में यूरेनियम का खनन क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर यहाँ के कई गांव में जल, मिट्टी और वायु में रेडियोधर्मी तत्व पाए गए, क्योंकि वहाँ यूरेनियम का जब खनन किया जाता है तो यह वहाँ के आसपास के क्षेत्र में पानी में, भूमि में और हवा में मिल जाता है। इसके वजह से देखिए, स्थानीय जनजातियों में जन्म दोष, कैंसर, बांझपन जैसी गंभीर बीमारियां देखी जाती हैं और लोग इससे प्रभावित होते हैं। उसके अलावा फिर देखिए, तमिलनाडु में जो कलपक्कम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर देखिए परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, जिसके वजह से वहाँ आसपास के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ काम करने वाले जो कुछ कर्मचारी हैं वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा फिर देखिए, तारापुर महाराष्ट्र में भी देश का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था। यहाँ पे आसपास के समुद्री जल में भी रेडियो तत्व कोई मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इस प्रकार के प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे कैंसर हो जाता है, जन्म दोष हो सकता है, विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक विकार हो सकते हैं, त्वचा रोग हो सकते हैं, हृदय और यकृत संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। प्रजनन क्षमता पर असर होता है, पुरुषों और महिलाओं में बांझपन, गर्भपात की दर में वृद्धि हो जाती है। पारिस्थितिकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जल जीवों और वन्य जीवों पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता में बहुत गिरावट आ जाती है। भूमि और जल का दीर्घकालिक प्रदूषण हो जाता है, यानी एक बार प्रदूषित क्षेत्र हजारों वर्षों तक उपयोग के योग्य नहीं रहता, यानी इसका प्रदूषण बहुत ही घातक होता है। अगर किसी क्षेत्र में इसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसका प्रभाव हजारों वर्षों तक रहता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब इसके लिए देखिए, सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं और क्या नियम वगैरह बनाए गए हैं। तो इसके लिए देखिए, सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड बनाया गया है, जो भारत में परमाणु गतिविधियों की निगरानी करता है। इसके अलावा देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शुरू किया गया है। ये किसी भी परमाणु परियोजना के लिए अनिवार्य होता है। बिना आकलन के कोई भी परमाणु परियोजना नहीं शुरू की जा सकती है। तो इस तरीके से सरकार ने परमाणु ऊर्जा से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है एक अदृश्य लेकिन अत्यधिक घातक प्रदूषण होता है। भारत में जहाँ भी परमाणु गतिविधियाँ हैं वहाँ विशेष सावधानी और पारदर्शिता की आवश्यकता है। यानी जैसे जैसे क्षेत्रों में
ये चीज़ें की जाती हैं, वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो इसके बहुत गंभीर जो है देखने को मिलेंगे नतीजे। जनता को भी देखिए इसकी जानकारी और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, यानी लोगों को भी इसके प्रभाव के बारे में बताना चाहिए और इससे बचने के लिए क्या तरीके हैं वो भी लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जल प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ध्वनि प्रदूषण के बारे में, फिर मृदा प्रदूषण के बारे में और सबसे लास्ट में रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो टर्म है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के लेवल में वृद्धि होना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।